नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। इस वीडियो में हम एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से समझेंगे और साथ में ही इसे हम कोरिलेट करेंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से। तो एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और वो किस तरीके से ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फ्रेम होते हैं, उसको हम पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार क्विकली हम देख लेते हैं कि एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट द्वारा जो कंपेंडियम ऑफ सर्कुलर्स में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशंस हैं, उनको हम एक बार क्विकली समझ लेते हैं और उसके बाद जो मैंने उनको सिंथेसाइज किया उन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। नंबर 1 पर जो है टू मैनेज द मैस ऑफ द विद्यालय अंडर स्ट्रिक्ट हाइजीनिक कंडीशंस, तो यहाँ हाइजीन की बात हो रही है। दूसरे नंबर पर है टू फॉर्मुलेट डेली मेन्यू कंसिडरिंग लोकल कंडीशंस, कस्टम्स, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। थर्ड नंबर पे है टू प्रोवाइड स्पेशल डाइट एज रिकमेंडेड बाय नर्स और मेडिकल ऑफिसर्स टू सिक चिल्ड्रन। तो जो सिक चिल्ड्रन है उसके लिए जो नर्स है या मेडिकल ऑफिसर है वो उनको एक स्पेसिफिक डाइट रिकमेंड करते हैं, उसके हिसाब से कैटरिंग असिस्टेंट को उनको डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। और साथ में उसका एक रजिस्टर रखा हुआ रहता है मैथ्स को, उसको भी उसको मेंटेन करना चाहिए। फोर्थ नंबर पर है टू प्रिपेयर एंड सबमिट रिक्विजिशंस ऑफ प्रोविजंस फॉर मैथ्स टू द प्रिंसिपल और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो रिक्विजिशन बनाना, क्या क्या आइटम चाहिए है मैथ्स के लिए, वो कैटरिंग असिस्टेंट का काम होता है। फिफ्थ नंबर पे है टू असिस्ट इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोविजंस एज लेड डाउन परचेज प्रोसीजर। तो जो परचेज प्रोसीजर है उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदी में जो प्रोविजंस हैं, जैसे राशन है, वेजिटेबल्स हैं, अन्य चीज है, उनको जो स्टोर कीपर है उसको असिस्ट करना ये कैटरिंग असिस्टेंट का काम है। 6 नंबर पे है एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ मटेरियल परचेज्ड he should ensure that the material received are counted, measured और weighted as the केस में भी। तो इसमें जो है यहाँ पे रिसीविंग की बात हो रही है कि कैसे रिसीविंग प्रोसीजर को कैटरिंग असिस्टेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और रिसीविंग के टाइम पर वहां पर उसको प्रेजेंस होना है। He should also ensure that the quantities received are correct, their quantity good and they are अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस। तो ये बहुत से कम लोगों को पता है कि जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं कि राइस की कैसी क्वालिटी होगी और आपके मसालों की कैसी क्वालिटी होगी, वो कैसे दिखेंगे। और इनका एक सैंपल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जमा भी होता है। नॉर्मली ये कोई रखता नहीं है बिल्कुल संभाल के, और इसको कोई किसी कैटरिंग असिस्टेंट को पता भी नहीं होता है, बट ये प्रोसीजर फॉलो होता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। 7th नंबर पर वो है आपका कैटरिंग असिस्टेंट शुड एक्सरसाइज utmost economy and ensure that wastage of food is reduced to minimum। तो ये कॉन्स्टेंटली चेक करना रहता है कि खाना हमारा बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, बच्चे उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसका टेस्ट भी अप्रोप्रिएट है जिस वजह से वो वेस्ट कम हो रहा है। 8 नंबर पे है टू मेंटेन मेस स्टॉक रजिस्टर एंड इश्यू रजिस्टर। जो स्टॉक है उसको मेंटेन करना, मतलब जो आइटम रखे हुए हैं मेस में वो खराब नहीं है। साथ में स्टॉक रजिस्टर को भी मेंटेन करना है, क्या क्या आइटम हमारी मेस में रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग द पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल आइटम्स। और इश्यू रजिस्टर क्या होता है कि जो कैटरिंग असिस्टेंट है वो कुक को सामान इशू करता है, तो उसको इशू रजिस्टर बोलते हैं। 9 नंबर पर है टू रिसीव एंड इशू प्रोविजंस टू कुक्स एज पर द मेन्यू एंड द नंबर ऑफ डाइनिंग मेंबर्स। तो इसमें जो है प्रोविजन को रिसीव करना है स्टोर से, उसके साथ में इशू करना कुक को एज पर दी मेन्यू के हिसाब से सामान को इशू करना है। एक दिन पहले का सामान इशू नहीं करना है, उसी दिन का सामान इशू करना है। और नंबर ऑफ डाइनिंग मेंबर्स के हिसाब से क्वांटिटी, उतनी क्वांटिटी का आइटम जो है कुक को इशू करना है। 10th नंबर पे है टू सुपरवाइज कुकिंग एंड टू इंस्पेक्ट प्रिपरेशन बिफोर दे आर सर्व। तो इसमें जो है कुकिंग को सुपरवाइज करना है और इंस्पेक्ट करना है प्रिपरेशन से पहले। जो खाना सर्व होने वाला है उससे पहले जो है इंस्पेक्ट करना है। मतलब खाना बनने के बाद तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि बल्क में 500 बच्चों का खाना बन रहा है, तो करेक्शन जो है पहले ही हो जाना चाहिए। 11th नंबर पे है टू पुट अप लिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स फॉर राइटिंग ऑफ एज पर रूल्स। तो जो है कंज्यूमेबल आइटम या नॉन कंज्यूमेबल आइटम जो है वो जो है ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, उनको एज पर द रूल्स
जो है सामान की लिस्ट में से हटा देना चाहिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं इस तरीके के आइटम को डिस्पोज करने का, उस हिसाब से नवोदय विद्यालय समिति के भी रूल्स होते हैं, तो रूल्स के हिसाब से उनको डिस्पोज करना। 12th नंबर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं टू लुक आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ मेस, डाइनिंग हॉल, यूटेंसिल्स, कटलरी, क्रॉकरी एक्सेट्रा। तो ये सब आइटम है, इनकी मेंटेनेंस का काम भी कैटरिंग असिस्टेंट देखता है। 13 नंबर पे है टू लुक आफ्टर क्लीनिंगनेस ऑफ मेस एंड सराउंडिंग्स। तो ऑफ कोर्स जो ये ड्यूटी है कैटरिंग असिस्टेंट की है। 14 नंबर पे हम देख रहे हैं टू असाइन ड्यूटीज टू मेस स्टाफ विद द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल एंड सुपरवाइज देयर वर्किंग। तो प्रिंसिपल से अप्रूवल पहले लेना है और मेस स्टाफ को ड्यूटीज असाइन करनी है कि कौन क्या करेगा। 15 नंबर पर है टू कीप अ वॉच ऑन डिसिप्लिन एंड टर्न आउट ऑफ मेस स्टाफ। तो उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और उनकी अटेंडेंस को चेक करना है। 16th नंबर पर है टू अरेंज पीरियोडिक मेडिकल चेकअप ऑफ द मेस स्टाफ एंड मेंटेन सच रिकॉर्ड्स। तो ये FSSAI भी बोलती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि साल में एक बार जो है जो किचन का स्टाफ है, मेस का स्टाफ है, उनका थॉरो मेडिकल चेकअप होना चाहिए। तो इसमें जो है वो स्टाफ नर्स की हेल्प ले सकते हैं। 17th नंबर पर है टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटीज असाइन बाय द प्रिंसिपल। ये बहुत एम्बिगस सेंटेंस है, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो 17 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम के हिसाब से सेग्रीगेट कर लेते हैं, उनको टॉपिक वाइज बना लेते हैं और उसमें क्या क्या अंदर सब टॉपिक्स एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन 17 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मैंने एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स को इस तरीके से फॉर्मुलेट किया है। तो नंबर 1 पर है हमारा सुपरवाइजिंग कुकिंग। तो कैटरिंग असिस्टेंट का काम होता है कुकिंग को सुपरवाइज करना। तो इसके अंदर जो है एग्जाम के हिसाब से जो आप टॉपिक पढ़ सकते हैं वो है नॉलेज ऑफ कुकिंग मेथड्स, रॉ मटेरियल्स, किचन इक्विपमेंट फंक्शनिंग, डिफरेंट रेसिपीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल रेसिपीज आपकी जानकारी होनी चाहिए, और साथ में ही आपको डिफरेंट कुजीन्स का नॉलेज होना चाहिए, उनके जो कुलिनरी टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, और साथ में उनके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी जो रिमार्केबल डिशेज हैं, जो फेमस डिशेज हैं, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर जो आप देख रहे हैं वो है हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो ये प्राइमरी ड्यूटी है हमारी कैटरिंग असिस्टेंट की, मेस में, किचन में, सर्विंग एरिया में और किचन में, दोनों में हाइजीन एंड सैनिटेशन जो है अपमोस्ट जो है कंडीशन आपको रखनी है। तो इसमें जो है आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप FSSAI की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, जो है इसका लिंक मैंने साथ में अटैच किया हुआ है। इस लिंक से आप जाके FSSAI की वेबसाइट से हाइजीन एंड सैनिटेशन टॉपिक को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें इसी टॉपिक में जो है आपका हैंड वॉशिंग आ जाएगा, क्या हैंड वॉशिंग का टाइम कितना होता है, क्लीनिंग हो गया, प्री प्रिपरेशन हो गया, कुकिंग हो गया, पर्सनल हाइजीन के क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फूड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अगर फूड का हो रहा है उसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो ये FSSAI का डॉक्यूमेंट है, वो आपको पढ़ना है। और साथ में ही एक टॉपिक जो है मैं भूल गया बताना, वो है डिसइंफेक्टेंट, जो हाइजीन एंड सैनिटेशन में ही आता है। थर्ड नंबर का जो टॉपिक है वो आपका न्यूट्रिशन है। तो स्टूडेंट्स जो है नवोदय विद्यालय समिति में 7 साल पढ़ते हैं, इसलिए NVS जो है नवोदय विद्यालय समिति जो है छात्रों को न्यूट्रिशियस भोजन प्रदाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैटरिंग असिस्टेंट को जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि नवोदय विद्यालय समिति गाइडलाइन जारी करती है, जो कि बेस्ड होते हैं गाइडलाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के अकॉर्डिंग। तो उन जो RDA हैं उसके हिसाब से ही खाना प्रिपेयर होता है डेली का। और साथ में आपको फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स पता होना चाहिए, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, डिफरेंट मिनरल विटामिन, उन सबके आपको फंक्शंस पता होना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस आपको पढ़ना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज हैं उनको आपको पढ़ना है। माल न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको पढ़ना है, कितने टाइप के माल न्यूट्रिशन होते हैं, और साथ में ही आपका मैरस्मस और क्वाशियरकर, ये भी आपको पढ़ना है। और साथ में आपको डाइटरी सोर्सेज पता होना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से डाइटरी सोर्सेज हैं, क्योंकि जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपका कैटरिंग असिस्टेंट का न्यूट्रिशियस भोजन बच्चों को देना।
चौथे नंबर पे जो है वो आपका फूड सर्विस, जी हाँ, खाने की जो है सर्विस का काम भी जो है कैटरिंग असिस्टेंट के ही अंडर में आता है। इसमें आपको इस टॉपिक में आपको टाइप्स ऑफ सर्विस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ में फूड पोर्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासवेयर, क्योंकि ये सर्विस में यूज होते हैं तो इसके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो है आपका फूड सेफ्टी की बात यहाँ पर हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है आपका फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इस पे क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। फूड बॉर्न इलनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। फूड एलर्जीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। फूड कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन, और इसके साथ में आपका अडल्ट्रेशन है। और सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है FSSAI। तो जितने भी टॉपिक मैंने अभी बताया फूड सेफ्टी के, एक्चुअल में ये सब FSSAI की वेबसाइट्स में जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं उसके ऊपर से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट आपका HACCP, हैसअप इसको बोलते हैं, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। चॉपिंग बोर्ड के कलर कोड पर क्वेश्चन बन चुका है लास्ट टाइम। फूड थर्मामीटर्स के टाइप पे क्वेश्चन बन चुका है। डेंजर जोन, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि इसका अधिकतर पूछा ही जाता है। माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोल, ये मेरे ख्याल से 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, 2017 का रिक्रूटमेंट था और 18 में एग्जाम हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और ये भी जो है आपको NBS का ही जो FSSAI का ही जो डॉक्यूमेंट है वहीं से क्वेश्चन बनाया गया था। साथ में थॉइंग, ये भी है FSSAI के डॉक्यूमेंट से। थॉइंग का जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग ये पूछा जाता है, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। सिक्स्थ और सेवंथ नंबर पे आपका इंडेंटिंग एंड रिक्विजिशन, तो इसमें जो है आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, इनकी प्रोसेस क्या होती है, इनके डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, क्योंकि जो है टाइपिंग असिस्टेंट का इंट्रिकल पार्ट होता है इंडेंटिंग करना और रिक्विजिशन करना, तो दोनों का बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 8th नंबर पे आपका प्रोक्योरमेंट, तो प्रोक्योरमेंट में आपका स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर जिसको PO बोलते हैं, या प्लान परचेज ऑर्डर्स PPO है, ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर्स है BPO, जिसको कि स्टैंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर्स हैं CPO बोलते हैं इनको, बिड्स एंड टेंडर्स हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसके साथ में आपका परचेज स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे सीरियल्स है, मीट्स है, फिश है, पल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, इन सब का परचेजिंग स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। 9th नंबर पे जो टॉपिक है वो आपका रिसीविंग है। तो कैटरिंग असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गुड्स को रिसीव करना, तो इसमें जो है उसके रिसीविंग के समय पे कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन्स होते हैं, जैसे गुड्स रिसीविंग बुक है, डेली रिसीविंग रिपोर्ट है, मीट टैक्स है, इनवॉइस है, डिलीवरी नोट्स हैं, इन सब के फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स हैं, है फूड रिसीविंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये भी FSSAI की वेबसाइट में आपको इसकी गाइडलाइन मिल जाएंगी। 10th नंबर पर जो टॉपिक है वो बिल वेरीफाइंग है, तो कैटरिंग असिस्टेंट जो है सामान रिसीव करता है उसके हिसाब से वो बिल को भी वेरीफाई करता है कि ये सामान जो रिसीव हुआ है सही जो कॉन्ट्रैक्ट की गाइडलाइन है, जो रेट लिस्ट है उसके हिसाब से है या नहीं। तो ये कैटरिंग असिस्टेंट जो है बिल वेरीफाई भी करता है, तो उसमें आपको बिल और वाउचर के बीच में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, क्रेडिट मेमो क्या होता है, मेथड ऑफ पेमेंट्स क्या होती है, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना चाहिए। 11th नंबर पर जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मेन्यू प्लानिंग की। तो नवोदय विद्यालय में जो है एक मैथ्स समिति होती है, मैथ्स कमेटी होती है, जिसमें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कैटरिंग असिस्टेंट का होता है, उसमें साथ में टीचर्स भी होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो कैटरिंग असिस्टेंट का काम है वो मेन्यू प्लानिंग करना है, इसमें आपको मेन्यू के टाइप्स पता होना चाहिए, मेन्यू प्लानिंग कंसिडरेशन पता होनी चाहिए, कैसे कैसे मेन्यू प्लान होता है, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू के डिफरेंट कोर्सेज की जानकारी होनी चाहिए, अकम्पनीमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, और साथ में आपका मेन्यू इंजीनियरिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। ये इसमें से क्वेश्चन 2 बार पूछा गया हुआ है। टाइप्स ऑफ मील्स पता होना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल भी आपको पता होना चाहिए। 12th नंबर पर जो वो है ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशल डाइट जो हमने पहले डिस्कस करी थी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनको जो है स्टाफ नर्स जो है वो स्पेशल डाइट रिकमेंड करती है, या मेडिकल ऑफिसर जो है वो एक स्पेशल डाइट रिकमेंड करता है, उस हिसाब से कैटरिंग असिस्टेंट को उस बच्चों को या उन बच्चों को आपको कैटरिंग असिस्टेंट को स्पेशल डाइट देनी होती है। तो यहाँ पर जो है आपको टॉपिक जो बनता हुआ नजर आ रहा है हमारी स्टडी के लिए एग्जाम की, वो है डाइट फॉर स्पेशल हेल्थ कंडीशन। कौन कौन सी हो सकती है, जैसे डायबिटीज है, कॉमन जो भी
स्पेशल हेल्थ कंडीशंस हैं, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, उस पर ही क्वेश्चन बन सकता है। 13th जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टॉक टेकिंग है। इसमें आपको प्रोसीजर ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मूला ये पूछा जा सकता है, और टाइप्स ऑफ स्टॉक टेकिंग आपको पढ़ना चाहिए। 14th नंबर पर है वो है आपका यील्ड मैनेजमेंट, क्योंकि जो है कैटरिंग असिस्टेंट की जो मेजर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेस को इकोनॉमिकली रन करना है, तो इसमें यील्ड मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इसमें आपको स्टैंडर्ड यील्ड टेस्ट, एजिंग यील्ड, बोनिंग यील्ड, कुकिंग टेस्ट, पोर्शन साइज या फिर पोर्शन कंट्रोल के टॉपिक पर आपको नॉलेज लेना है। 15th नंबर पर जो टॉपिक है वो है आपका वेस्ट मैनेजमेंट का। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें सिंपल सी आपको चीजें पढ़नी है, ड्रेनेज एंड वेस्ट डिस्पोजेबल, टाइप ऑफ वेस्ट क्या क्या होते हैं, या फिर गार्बेज बिन यूसेज क्या होता है, गार्बेज बिन्स के टाइप क्या क्या होते हैं। 16 नंबर पे है आपका स्टाफ सुपरविजन, इसमें आप ड्यूटी रोटा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं। 17 नंबर है हेल्थ ऑफ स्टाफ, तो इसमें हेल्थ चेकअप ऑफ स्टाफ जो है आप FSCCI का डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं, उसमें साल में एक बार रिकमेंड है कौन कौन सी चीजों को चेक करना है, उनकी हेल्थ एंड हाइजीन कैसे चेक करना है वो भी वहां पर मेंशन है। लास्ट ड्यूटी मेंशन है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो है आपका अदर ड्यूटीज असाइंड बाय द प्रिंसिपल। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी अदर ड्यूटीज हो सकती हैं जो कैटरिंग असिस्टेंट को असाइन हो सकती हैं। तो जो अदर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो कि प्रिंसिपल असाइन कर सकता है कैटरिंग असिस्टेंट को, उसमें इंक्लूड होता है आपका सबसे पहले गेस्ट हाउस मेंटेनेंस। तो कई बार जो है जहां स्टाफ शॉर्टेज होता है वहां पर कैटरिंग असिस्टेंट को ही गेस्ट हाउस के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसमें आपका टॉपिक बन सकता है टाइप्स ऑफ रूम प्लान्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपका टाइप्स ऑफ रूम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो नेक्स्ट अदर ड्यूटीज है उसमें आपका आ जाता है मैस स्टोर्स, तो उसमें पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल आइटम है वो आपको मेंटेन करने पड़ सकते हैं अदर ड्यूटीज असाइन बाय द प्रिंसिपल में। वैसे स्टोर कीपर का काम होता है, लेकिन आप सदर्न स्टेट में जाएंगे जैसे केरल है, आपका आंध्र प्रदेश है, वहां पर कैटरिंग असिस्टेंट को ये जॉब दी जाती है। नॉर्थ साइड में इसको नहीं दिया जाता है, बट साउथ में इसको नॉर्मली दिया जाता है। तो इसमें आपको पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल आइटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फीफो लीफो आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टोर्स क्या होते हैं, उनका स्टोरिंग टेम्परेचर क्या होता है डिफरेंट आइटम्स का, ये सब आपको मेस के स्टोर को हैंडल करने के लिए पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है वो है आपका मेंटेनिंग डेली कंजम्पशन रिपोर्ट, DCR इसको बोलते हैं, डेली कंजम्पशन रिपोर्ट बोलते हैं। और साथ में आपको स्टॉक रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो लास्ट ड्यूटी है वो आपका अटेंडेंस एंड सैलरी प्रिपरेशन ऑफ मैस डेली वेजेस। इस पे जो है मुझे कोई भी क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, इसमें आप जो है डेली वेजेस का मतलब क्या होता है, वेज क्या होता है, सैलरी क्या होता है, इस पर आप थोड़ा सा 1-2 मिनट पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिए, और कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कौन सी 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज बनानी है उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।